देखिए, आज की क्लास में हम लोग सर्किट एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। तो अब ये नए प्लेलिस्ट के तौर पे शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको सर्किट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ से मतलब पैरेलल सीरीज़, कॉम्बिनेशन सीरीज़ और किरचॉफ लॉ, सेल, सारी चीज़ें जो आती हैं, और वोल्टेज जो लॉ है, वो सारी चीज़ें अब इस प्लेलिस्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट, सिमेट्रिकल सर्किट्स, फिर किस ब्रांच में करंट कैसे निकाला जाता है, पैरेलल जब हो, सीरीज़ में हो, तो वो सारी चीज़ें इस प्लेलिस्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से अब आपके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, इस वाले सेक्शन से, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज तो है पहला लेक्चर है, और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि इसमें इस वाले जो क्लास में है सिर्फ पैरेलल और सीरीज़ वाला हम लोग करेंगे। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करने के बाद जो अब इस क्लास में तो हम लोग करंट निकालना नहीं जान पाएंगे, अगले क्लास में करेंगे कि करंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में जिसको पैरेलल और सीरीज़ कि जो वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं आते हैं ना, वो आने लगेंगे, ठीक है। तो बेसिक लेक्चर है बिल्कुल। और अभी हम लोगों ने ये भी बता दें कि इसमें जो है पैरेलल में जो सीरीज़ में जो वो वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, जो सिमेट्रिकल होते हैं, लैडर प्रॉब्लम, वो आगे क्लास में होगा, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल बेसिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इसमें हम देखते हैं कि जो वोल्टेज होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द सर्किट वी वोल्टेज, वो सभी सर्किट के क्या होता है कि सम के बराबर होता है। सभी अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होता है, अक्रॉस रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लीजिए V1 है, V2 है और ये V3 है, तो अक्रॉस जो रेजिस्टेंस जो वोल्टेज होता है ना, वो सर्किट के वोल्टेज के बराबर होता है। सभी का सम के बराबर होता है। तो कैसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में हम ये निकालना चाहते हैं कि इन तीनों जो रेजिस्टेंस है, इस तीनों को रेजिस्टेंस को हटा करके ऐसा कोई सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें और बिल्कुल उसी सर्किट के तरह से काम करें, ठीक है। उसी वोल्टेज पे, उसी करंट पे, बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन एक तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है। ये मैं R इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छा, इसमें ये बताइए, यहाँ पे ओम्स लॉ से V1 इक्वल टू IR1 लिख सकते हैं। V1 यहाँ से करंट I गया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि करंट भी सेम है। तो देखिए, सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका होता है कि उसमें करंट सेम होता है। तो देखिए, इसमें करंट सेम है, ठीक है, करंट अलग नहीं होगा। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस वो इतना होगा, फिर V2 के क्रॉस होगा IR2, V3 के क्रॉस होगा IR3, ठीक है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज इसके क्रॉस जो लिखने वाले हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि V, यहाँ लिख देते हैं V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, इस सर्किट का होगा, इक्विवेलेंट सर्किट का, ठीक है। तो अब इसको उठा करके, अब इस वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उठा करके इसमें रखते हैं। बेसिकली प्रूफ है, वैसे सीधा ही उसका सीधा ही यूज़ कर लेते हैं हम लोग, लेकिन चलो प्रूफ कर ही देते हैं। I इक्विवेलेंट, फिर यहाँ पे ये वाली वैल्यू उठा करके रखेंगे, I बाहर निकाल लेते हैं, कैंसिल आउट होगा। R इक्विवेलेंट जो है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो सीरीज़ में जब होते हैं रेजिस्टेंस, तो उनका होता है R1 प्लस R2 प्लस R3,
ठीक है। इस तरीके से उनका सभी का सम लिखा जाता है और आर इक्विवेलेंट ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसको नोट करिए, फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताते हैं आपको। ये चीज़ है। अच्छा, अब सुनिएगा, इसमें कहा जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है बुक्स में अक्सर, स्कूल टाइम में समझ नहीं आता है, तो वो है कुछ नहीं, ज़रा सुनिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है 1 ओम है, इसका 2 ओम है और इसका 3 ओम है। तो जब इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 6 ओम जो वैल्यू आई है आर इक्विवेलेंट, वो एक्चुअल में इन तीनों रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं उनसे भी अधिक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इनमें जो, अच्छा, इन तीनों रेजिस्टेंस में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 3 ओम है। तो उससे भी तो सीरीज में जब होते हैं ना रेजिस्टेंस, तो उसका आर इक्विवेलेंट जो होता है ना, वो उसके रेजिस्टेंस जो लगे होते हैं सीरीज़ में इंडिविजुअल, उसमें जो सबसे बड़ी भी वैल्यू होती है ना, उससे भी अधिक आती है। मतलब जो इसमें बड़ी वैल्यू क्या है, 3 ओम है ना, तो उससे भी बड़ी वैल्यू आती है। तो मेरे कहने का मतलब सीरीज रेजिस्टेंस जब लगते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है। और ऐसा क्यों होता है, ज़रा सुनिएगा ध्यान से, अब ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। आर इक्विवेलेंट जो होता है एल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, ये एल इक्विवेलेंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस रेजिस्टेंस का एल है, नहीं, पूरे सर्किट का एल इक्विवेलेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस निकाल के लगाते जा रहा हूँ ऐसे, और सीरीज में, तो बताइए एल इफेक्टिव जो है या फिर एल इक्विवेलेंट है वो तो बढ़ेगा ना। और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो जब लेंथ बढ़ेगा, सीरीज में हम लगाते जा रहे हैं, तो लेंथ जब बढ़ता जा रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। तो सीरीज में जब लगाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बड़ी वाली वैल्यू के, ये वाला वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो बड़ी वाली वैल्यू है उससे भी अधिक आता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और क्यों होता है कि एल इफेक्टिव उसमें क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाते जाते हैं तो एल बढ़ता जाता है, एरिया नहीं बढ़ता है। एरिया तो उतना ही रहेगा ना, क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज में लगाते जा रहे हैं, ठीक है। अगर मटेरियल सेम और उसकी एरिया सेम है सभी चीज़ों की। अब इसको नोट करिए, फिर पैरेलल पे चलते हैं। एक सेकंड पहले इसमें 2-3 बातें और भी जान लेते हैं कि इसमें इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो तो सम के बराबर होता है, ये भी बता दिया आपको। और करंट इसमें क्या होगा, सेम होगा, और एल इफेक्टिव बढ़ेगा। तो 3-4 जो बातें हैं मैंने बता दी हैं, बस दोबारा एक बार रिपीट कर रहे थे, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बातें होगी अब, ठीक है। अब ये देखिए पैरेलल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए पैरेलल जो मैंने बनाया है फिगर, इसमें जो होता है कि जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो सेम होता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ ज़रा सुनिएगा, ये V वोल्टेज है ना, तो इसका डिफरेंस V वोल्टेज है, तो ये V यहाँ पर V, यहाँ तक V वोल्टेज, ठीक है। और फिर यहाँ से 0, ये 0 0 0 0, तो ये 0 वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V है R1 के, और R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज V ही है, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या है, V ही है। मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। ये पहचानने का तरीका होता है कि वोल्टेज सेम है तो वो जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। और इसमें करंट डिफरेंट होता है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने करंट भेजा तो I1 इसमें चला गया, इसमें I2 चला गया, इसमें I3 चला गया, लेकिन जो करंट जो होगा वो I1 + I2 के बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि I = I1 + I2 + I3, ये चीज़ बोला जाएगा, ठीक है। क्योंकि और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जितना बैटरी से करंट जाता है उतना बैटरी में करंट वापस आना चाहिए। मैंने क्या बोला, फिर से सुनिएगा,
कि जितना बैटरी से करंट निकला उतना ही वापस बैटरी में करंट आना चाहिए। ये बात बिल्कुल गांठ बांध के एकदम बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जितने करंट निकला उतना ही करंट उसमें आना है। तो ये तीनों जगह मिल करके फिर आई बन जाएंगे और आई मिल करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते थे। डेरिवेशन है, बेसिक सब बोर्ड्स के लिए है, तो बेसिक है तो बेसिक से शुरू करते हैं। तो अच्छा, अब मैं कहूँगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ही है, तो मैं कहूँगा कि V इक्वल टू I1R1, फिर V इक्वल टू I2R2। इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है V ही है और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V ही है, तो I3R3 है कि नहीं। तो मैं यहाँ से लिखूँगा I1 जो है वो V/R1, I2 जो है V/R2 है ना, I3 जो है वो V/R3 होगा, ठीक है। अब इसको उठा करके यहाँ रखते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो सबको उठा करके रखते हैं। यहाँ से मैं भी लिख सकता हूँ, ये जो है I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट उठा करके रखते हैं यहाँ पे, V/इक्विवेलेंट V/I1 की वैल्यू V/R1, V/R2, V/R3। अब भी कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो लिखा जाएगा V कैंसिल आउट हो चुका होगा, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ऐसे n के लिए भी सही होगा, ठीक है। ये चीज़ होगी, ठीक। अच्छा, अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये इन्वर्स जो होता है, चलो ठीक है, ये तो लिख दिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखोगा, मैंने R1 रखा, R2 रखा, R3 रखा, पैरेलल में रख रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ इस तरीके से है। एक कंडक्टर ऐसे रखा, फिर एक कंडक्टर ऐसे रखा, फिर एक कंडक्टर ऐसे रखा, तो इनका R इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि R इक्विवेलेंट जो होगा ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो एरिया होता है, इफेक्टिव एरिया के मैं बोल रहा हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखो, पैरेलल में लगाने का मतलब है कि उनका एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब एरिया बढ़ेगा, तो एरिया जब बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि एरिया बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इफेक्टिव इंक्रीज हो रही है, तो मैं कहूँगा कि R इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब बात को गौर से सुनिएगा। अब ये वाली जो लाइन है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चन को, मतलब अच्छे नहीं, मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे इसी लाइन से सॉल्व होंगे। सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ कि जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, मैं निकाल करके दिखा देता हूँ एक्चुअल में, ठीक है। तो पहले एक काम करो, नोट कर लो, ठीक है, तो फिर वो बात बताते हैं। पहले नोट कर लो, क्योंकि इतनी छोटी बात है नहीं। आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं जो कह रहा हूँ, वो ये है कि मान लेते हैं इसकी वैल्यू मैंने कुछ 1 रखा, इसकी वैल्यू 2 रखा और इसकी वैल्यू 3 रखा, ऐसे ही रख रहे हैं। तो चलो रख लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 1/3, तो इसका जब लेंगे तो ये 6 + 3 + 2, तो ये जो होगा R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट को हम पलट देंगे, पलटेंगे ठीक तो है, पलटेंगे तो 6/11 आएगा, ऐसे ना, हाँ ठीक है।
मैं बस समझाने के लिए ये सारी वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। वैसे ऐसे ही बोल भी देते हैं हम लोग। अच्छा, ये कुछ ऐसे 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, आप देख रहे हैं, मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मैं वो नहीं निकाल रहा हूँ, पर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे कि अब देखो एक्चुअल में कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि मैं जो बोलना चाहता हूँ कि वो ये है कि इसमें रेजिस्टेंस की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो ये है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, उसका इक्विवेलेंट जो पूरा निकाले हैं उससे भी कम आया है कि नहीं। 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 से कम, मतलब 1 से भी कम है, 1 से कम है वैल्यू, यानी कि 1 से कम, यानी कि जो छोटी वाली वैल्यू है उससे भी कम है ये। और क्यों? क्योंकि इफेक्टिव एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम तो होगा ही ना, ठीक। तो कहने का मतलब है कि अब ऐसे बोलते हैं, इस लैंग्वेज को बुक्स में ऐसे लिख लेते हैं कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है अक्रॉस द, मतलब पैरेलल में जो लगे हुए हैं, उससे भी कम वैल्यू आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, ठीक है, पैरेलल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और 2-3 बातें और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या हो सकती हैं कि इसमें करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा अक्रॉस, और वोल्टेज जो होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। ये पहचानने का तरीका है पैरेलल को, ठीक। बस इतना, ये वाली चीज़ मुझे बतानी थी कि छोटी वाली जो रेजिस्टेंस है, जो सबसे छोटी वाला रेजिस्टेंस, उससे भी कम आता है आर इक्विवेलेंट, ठीक है। हम नोट करिए ठीक से। तो सीरीज़ में जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है, हमेशा मैं बता रहा हूँ कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस हमेशा अधिक होता है और पैरेलल में कम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक आई, और इस तरीके से बनाया है, ठीक, और इस तरीके से बनाया है, और क्वेश्चन को आप ठीक से पहले पढ़ लो, ठीक है, आप ठीक से पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ इसको। तो यहाँ पे आर ए रजिस्टेंस पहले दिखने में मुझे दिख रहा है कि स्लोप जो है, क्योंकि इसका रजिस्टेंस जो होगा, ये आर ए रजिस्टेंस है, ये आर बी रजिस्टेंस है जो स्लोप है, और आर बी जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि 2 रजिस्टेंस है, 2 रजिस्टेंस है, और इसकी नहीं बात कर रहा है, ये 2 रजिस्टेंस नहीं, ये आर इक्विवेलेंट है भाई, ये आर इक्विवेलेंट है, मतलब कहने का मतलब कि 2 रजिस्टेंस है, ठीक है। कोई है, मान लेते हैं, ये ए नहीं बोल देंगे, इसको 1 बोलेंगे, मान लेते हैं R1, मान लेते हैं इसको R1, इसको R2, और फिर एक बार इनको पैरेलल में जोड़ा गया और एक बार सीरीज़ में जोड़ा गया पैरेलल में। तो इसका मान लेते हैं क्या, मैंने मुझे नहीं पता एक्चुअल में R1 किसका है, R2 किसका। तो कह रहे हैं कि जो पैरेलल में जो आ रहा है, जो पैरेलल में, इसमें कौन सा जो है पैरेलल में ग्राफ जो दिखा रहा है, इसमें कौन सा ग्राफ जो है पैरेलल का है, मतलब इन दोनों में पैरेलल का है। तो देखिए हम जानते हैं कि पैरेलल वाला जो होगा आर पैरेलल, वो हमेशा छोटा होगा आर सीरीज के। क्यों? सीरीज वाला तो इंडिविजुअल वाले से भी बड़ा होता है और पैरेलल वाला छोटे वाले से भी छोटा होता है। ये चीज़ अभी उसी पे तो खाली डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो पैरेलल वाला कम होगा, तो पैरेलल वाला कम है, तो कौन सा इसमें कम है, यानी कि ये वाला। तो आर ए जो है वो पैरेलल है और आर बी जो है वो सीरीज है। तो ये जो है आर बी जो है सीरीज है और ये जो है आर ए जो है पैरेलल है। तो इसमें पहचाना था एक्चुअल में कि पैरेलल कौन है, सीरीज कॉम्बिनेशन कौन है। तो ये जो है जो कम रेजिस्टेंस है ये पैरेलल है, ठीक है, और ये जो है सीरीज है, ठीक। बस इतना है, सिंपल सी बात है, बुक्स में दिए रहते हैं तो क्वेश्चन। तो फिर इसका पैरेलल में ए पार्ट आंसर होगा इसका, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी पे है, छोटे बड़े में ही, कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए जो मैंने बता रहे हैं। उससे काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं कि दिया हुआ है कि 2 रजिस्टेंस है R1 और R2, ठीक है। मैं क्वेश्चन को समझा भी रहा हूँ, R1 और R2। तो उनमें से जो दिया हुआ है कि R1 जो है बड़ा है और R2 छोटा है।
तो R1 बड़ा है, R2 छोटा है, तो कह रहे हैं कि दोनों को पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं, तो जो इनका R इक्विवेलेंट है उसको हम बोल रहे हैं R है, R इक्विवेलेंट को R है। तो बताइए कि अब जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही कौन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पैरेलल में जब जोड़ा गया है तो इन दोनों रेजिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा। R जो होगा इन दोनों रेजिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे जो है थोड़ा सा इसको ठीक से देखते हैं, थोड़ा ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो सबसे छोटा क्या होगा, R1 होगा, और इनमें दिया हुआ है कि R2 क्या है, ये छोटा है R1 से, ठीक है। थोड़ा ठीक से ऐसे, तो क्या ये चीज़ सही होगी। देखो R जो है इक्विवेलेंट, वो तो पैरेलल में है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो तो दोनों से छोटा होगा। तो दोनों से छोटा होगा तो R1 से तो छोटा होगा ही, R2 से भी छोटा होगा, क्योंकि R जो है मैंने बताया था अभी करके। तो ये रिलेशन मुझे देख करके क्वेश्चन में पैरेलल के हिसाब से बना लेनी है, ठीक है। ये पैरेलल का इक्विवेलेंट है। अब चलो ऑप्शन में देखते हैं कि इनमें से कौन सा मैच करता है। तो मैंने ऑप्शन पहले लिखा हुआ है, तो देखो ये तो भाई सीरीज़ के लिए सही है, पैरेलल के लिए सही नहीं है। तो ये सीरीज़ के लिए सही हो सकता था, तो ये तो गलत हो गया पैरेलल के लिए, ये ऑप्शन पहले ही हटा दो। फिर इसमें दिया हुआ है कि अब दोनों के बीच में नहीं होता है, वो तो दोनों से भी छोटा होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन से छोटा और एक R2 से छोटा, ये फालतू बात है, बिल्कुल गलत बात है। अब ये क्या है, R1 से छोटा है, R1 से छोटा है, तो हाँ ठीक है, ये सही है, क्योंकि R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा। अगर ये देता तो थोड़ा ऑप्शन और भी अच्छा होता, पर डी पार्ट इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। नोट कर लो, नोट क्या करना है इसमें, मतलब बस आपको यही समझाना था कि R इक्विवेलेंट पैरेलल में सबसे छोटा होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी, ठीक। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कैलकुलेशन में हमें काफ़ी हेल्प करेंगे, 2 ही है। तो देखिए इस तरीके के आपने फार्मूला छोटी क्लास में पढ़ा होगा 10th में, ठीक है, तो वो भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसको याद रखना है, क्योंकि हमें स्पीड में क्वेश्चन करने आना चाहिए, हमें कैलकुलेशंस में उलझना नहीं है। तो कैलकुलेशंस को सुलझाने के लिए ये बता रहे हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। एक और भी है, दोनों चीज़ें, तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे, मतलब आप सोते जागते इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अगर आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ना, तो आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने में यही हेल्प करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें छोटी छोटी रैंक आपको बढ़ाती हैं, तो देखिएगा। अब इसको मैं कह रहा हूँ कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अच्छा ये सही कैसे है, मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ, बहुत 1 मिनट का काम है। ऐसे होगा, तो इसको हम जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया कि प्लस 2ab माइनस 2ab मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, जोड़ घटा दिया, तो इसको काटेंगे तो वही चीज़ हो जाएगी। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस वाले को एक साथ लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस 4ab। अब ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a + b का होल स्क्वायर को हम ऐसे, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक, ऐसे लिखा जा सकता है। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिखा जाता है। तो फिर हम यहाँ पे बताएं कि इसको, भाई क्वेश्चंस में काफ़ी यूज होगा, ठीक है, इस वजह से बताएं। अब कैसे, आप देखो इसको हम रेजिस्टेंस की तरीके से यूज सकते हैं। मान लेते हैं a की जगह R1 रेजिस्टेंस और b की जगह पे R2 रेजिस्टेंस, ठीक है। कैलकुलेशंस में इसका यूज होगा, जब क्वाड्रेटिक बनेगी ना, उससे बचने के लिए ये बना रहे हैं, उससे बचने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मतलब इसको याद रखेंगे तो ये काफ़ी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट देखा, मतलब मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रो में, और भी कई जगह, कैनेमेटिक्स में तो मुझे लगता है कई बार यूज होता है। फिर उसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं, सेंटर ऑफ मास में, जहाँ जहाँ कैलकुलेशंस में कई जगह क्वेश्चंस में आते हैं, तो यूज़ होते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये याद रखिए।
नोट करिए अच्छे से, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है छूटने का। मैं आपको सामने रखा हुआ उसी लिए जानबूझ करके कि हाँ भाई भूलना नहीं। अभी तो मैं 2 क्वेश्चन में अभी यूज़ कर लूँगा इसको, हमें लिखने से पहले मुझे याद भी नहीं था कि मुझे 2 क्वेश्चन में यूज करना, पर है इसका इम्पोर्टेंस। अच्छा, दूसरा ये है कि आर इक्विवेलेंट जो होगा, अगर 2 रजिस्टेंस है R1 प्लस R2 ऐसे लिखेंगे, तो आर इक्विवेलेंट लिखेंगे इन दोनों का, R1 R2 ये कैंसिल आउट होगा तो R1 प्लस R2 ऊपर हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट जो है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 R ये चीज़। तो क्या हुआ कि 2 रजिस्टेंस होंगे, जब भी हमें को सॉल्व करना होगा तो ऊपर वाले को प्रोडक्ट और नीचे वाले से प्लस करेंगे तो आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट आ जाएगा 2 चीज़ के लिए, ठीक है। अब जितना सारा चीज़ मुझे दोनों को करना नहीं है कि उसको फ्रैक्शन में हम लोग करें, तो सीधा हम ये यूज कर देंगे 2 रजिस्टेंस का ऊपर का सम, नीचे से उसका ऊपर प्रोडक्ट, नीचे सम, आर इक्विवेलेंट निकल आएगा, ठीक है। जल्दी करने के लिए, क्योंकि हमें टाइम नहीं होता है, ठीक है, सर्किट में ही हमको सॉल्व करना है, ठीक है, अलग से कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, तो पहले इसको ठीक से पढ़ लीजिए फिर समझाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा, तो अब बताते हैं कि S = NP दिया हुआ है उसमें, ठीक है, रिलेशन। तो जो S है वो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यानी कि R1 प्लस R2 जो है S है सीरीज़, और फिर उसमें जो पैरेलल है 1/R1 1/R2 का जो R इक्विवेलेंट है वो P है। तो बताइए N की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलो N की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले S की जगह पे हम लिखेंगे, ये सारे लिखेंगे S = R1 प्लस R2, P = R1, पैरेलल वाले को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 वाले को। तो अब इसको लिखेंगे R1 प्लस R2 N, इसको लिखेंगे R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 ऐसे लिखेंगे। इसको इधर भेजते हैं, स्क्वायर N R1 R2, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस 4R1 R2 N R1 तो R2। इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी पीछे बताया मैंने कि A² प्लस B² को हम लिख सकते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 4AB, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मैंने जो बताया है। अब इसको इधर भेजते हैं, जब इसको इधर भेजेंगे तो आएगा R1 माइनस R2, नीचे होगा R1 और R2, फिर प्लस 4, अब नीचे आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं एक बार, और R1 और R2 N, तो ये कैंसिल आउट होगा। फिर N को लिखा जा सकता है, यहाँ लिखते हैं N = 4 प्लस R1 प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस R1 × R2 ऐसे। ऐसे लिखा, ठीक है। तो n की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैंने n की सबसे कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिएगा, आप खुद सोचो यहाँ पे कि n की वैल्यू जो है मिनिमम हमें करनी है, ठीक है। 4 प्लस समथिंग है, 4 प्लस, अब ये क्या है, इसकी वैल्यू बदलेगी कैसे, जैसे R1 और R2 की वैल्यू बदलती जाएगी, क्योंकि R1 और R2 के बारे में कुछ नहीं कहा है, बस है वो, कभी वो कुछ होगा कभी कुछ होगा, लेकिन ये पॉजिटिव से शुरू होगा। तो हो सकता है कि सबसे कम इसकी जो वैल्यू होगी इधर वाले की वो 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, या फिर 0, 1.2, 1.3, या फिर 0 पॉइंट समथिंग, 0.2 ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे कम हो सकती है 0, क्योंकि R1 और R2 पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव लिया गया है, पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं। तो सबसे कम इसको 0 होगी। अच्छा, 0 कब होगी, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि R1 और R2 बराबर होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा ऊपर। तो दोनों अगर रजिस्टेंस इक्वल हैं तो ये 0 होगा। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा एनालाइज करके और थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं इसके। तो ये 0 होगा, तो जब ये 0 होगा ये वाली पूरा ख़त्म हो जाएगा, सबसे कम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है, तो 0 रखेंगे।
तो अब उसके बाद 4 + 0 समथिंग, तो 4 आएगा। यानी कि n की वैल्यू सबसे कम 4 से शुरू होगी और 4 से बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है r की वैल्यू बदले, तो कभी यहाँ पे कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, या बीच में वैल्यू हो सकती है। तो लेकिन 4 जो होगा सबसे छोटा होगा, ठीक है। और 4 सबसे छोटा कब होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ ले तो थोड़ा पहले तो इसका आंसर जो है n = 4 मिनिमम है, पहले टिक कर लो यार, फिर बात करते हैं। तो टिक करोगे तो आपको आंसर दिख रहा होगा कि ए पार्ट है, मतलब उसमें दिया हुआ है ए पार्ट है। तो अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अब जो थोड़ा इसको एनालाइज करते कि n की वैल्यू, और क्वेश्चन अच्छा और हो सकता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब r1 = r2 हो जाएगा। जब r1 = r2 हो जाएगा तभी ये 0 होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वैल्यू पूरी टोटल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब 0 होगी कब? जब दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तब, ठीक है। जब दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तब इसकी वैल्यू 0 होगी, फिर उसके बाद इसकी मिनिमम वैल्यू तब हो सकती है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू अगर पूछा तो n = 4 इज ए करेक्ट आंसर, ए पार्ट सही है। अब आप इसको नोट कर लो, ठीक है, ठीक से नोट कर लो। पर हट जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो दिया होगा ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये IPMT में कभी आया है तो बस इस वजह से करा रहे हैं, आप पढ़ लो पहले, ठीक है। तो कह रहे हैं कि n रेजिस्टेंस है, तो n रेजिस्टेंस है तो एक बार सीरीज़ में जब रखेंगे उसको, तो कह रहे हैं कि मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम का रेशियो कितना होगा। n वर्सेस n रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तो बताइए इसका मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम का रेशियो क्या होगा। तो मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम तब होगा कि जब n रेजिस्टेंस को क्या कर दें हम लोग, सीरीज में कनेक्ट कर दें। यानी कि मैक्सिमम तब होगा जब होगा r + r + r + r, ऐसे जोड़ते जाएं n टाइम्स तक, n इक्वल रेजिस्टेंस हो तो इसको nr कहेंगे, r मैक्स, या फिर r सीरीज भी कह सकते हैं, सीरीज। अच्छा, अब मिनिमम कब होगा यार? तो 1/, जब होगा यानी कि पैरेलल में जब को, तो मिनिमम होगा सबसे, क्योंकि वो छोटे वाले से भी सबसे छोटा होता है। तो पैरेलल में या फिर मिनिमम कह सकते हैं, तो 1/r + 1/r + 1/r, कहाँ तक? n टाइम्स तक, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि 1/r मिनिमम = n/r, मतलब इसको सभी को जोड़ेंगे तो n टाइम्स n/r होगा। तो या फिर मैं कह सकता हूँ कि r मिनिमम = r/n होगा यार। तो मैं ये क्या पूछ रहे हैं कि मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम पूछ रहे हैं, शायद मैक्सिमम वर्सेस मिनिमम पूछ रहे हैं, यानी कि r max/r min पूछ रहे हैं। तो चलो रख देते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ये कैंसिल आउट होगा, n ऊपर जाएगा तो n² होगा, ठीक। बस यही आंसर है इसका। तो इसका आंसर C पार्ट होगा, ठीक है। बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, इससे बेकार क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक। देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, तो रोक के पढ़ लीजिए। तो पहले इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे पास कई 10 ओम के रेजिस्टेंस है, मेरे पास बहुत सारे, ठीक है। तो मुझे एक 5 ओम का रेजिस्टेंस जो है R इक्विवेलेंट तरीके से कह सकते हैं कि एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि 4 एम्पियर का करंट सस्टेन कर सकता है, 4 एम्पियर का करंट सस्टेन कर सकता है, ठीक है। और ये तो मुझे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 10 ओम के रेजिस्टेंस से ऐसा कोई सर्किट बनाइए जो कि 5 ओम के बराबर हो, 5 ओम के बराबर हो, ये ओम है, 5 ओम के बराबर हो वो सर्किट, ठीक है। उसका R इक्विवेलेंट 5 ओम के बराबर हो और वो 4 एम्पियर का करंट उससे पास हो सके, पूरे सर्किट में ऐसे घूमे, बैटरी से निकले 4 एम्पियर का सर्किट, 4 एम्पियर का करंट, ठीक है। और जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पियर ही करंट
सस्टेन कर सकता है, उससे अधिक नहीं। अगर उससे अधिक दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं। तो चलो मेरे पास तो पहले ये देखो कि 4 एम्पियर करंट मुझे क्या करना है, सर्किट में फ्लो कराना है। तो अगर मैंने 10 ओम को रेजिस्टेंस को लिया और 2 भागों में मैंने डिवाइड किया, मैंने क्या किया कि 2 कॉलम्स बनाए। मैंने सोचा कि 2 पैरेलल में लगाते हैं, तो 2 पैरेलल में लगाएंगे तो आप खुद सोचो कि 2 एम्पियर का इधर जाएगा करंट, 2 एम्पियर का इधर करंट जाएगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है, वो है 1 एम्पियर ही करंट सस्टेन कर सकता है। हम दे रहे हैं 2 एम्पियर, तो ये तो करंट, तो ये तो फिर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएगा ना। तो 2 नहीं दे सकते, 3 भी नहीं दे सकते, 3 भी नहीं दे सकते। 2 तो 3 तो छोड़ो, और एक बनाना ही नहीं है, एक तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि 4 एम्पियर का करंट एक में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, सभी ख़राब हो जाएंगे, वो तो भयंकर ख़राब होगा। तो मुझे इसमें 1 एम्पियर बस दे पाएंगे, तो मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर देता हूँ, 4 कॉलम बनाता हूँ। और इसमें कितने रेजिस्टेंस लगेंगे मुझे नहीं पता, हो सकते 3 और 4 हो, 3 लगे हो, 4 के लगे हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। वही पता करना कितना है। लेकिन इतना मुझे पता चल गया कि 4 जो है, मुझे किसी न किसी तरीके से मुझे 4 तो इसमें ब्रांचेस बनानी ही पड़ेंगी, ये मुझे समझ आ रहा है। तो 4 ब्रांचेस मुझे जब बनानी हैं, ये मुझे समझ आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अब देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कि 10 ओम का रेजिस्टेंस तो लगेगा ही। तो चलो इसमें जितना, मतलब पहले वाले में जितना, अब इसमें 1 एम्पियर का करंट जाएगा, इसमें 1 एम्पियर का करंट जाएगा, इसमें 1 एम्पियर का, तो कोई भी इसमें ख़राब होने वाला नहीं है। सभी 1 एम्पियर के करंट को सस्टेन कर लेंगे, 10 ओम के हैं तो, ठीक है। तो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो अब ये जो सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका RS में मान लेता हूँ, RS मान लेता हूँ पहले वाले का, ठीक है। तो इसमें भी, इसका भी RS मान लेते हैं, ठीक है। और इसका सभी का कॉम्बिनेशन जो होगा RS होगा। मुझे नहीं पता कितने लगे हुए हैं RS में, हो सकता है 1 लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, मतलब जितने इसमें लगेंगे उसने इतने, उसमें इतने, ठीक है। इसमें 4 लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 2 भी लग सकते हैं, मुझे नहीं पता। पर उन सभी का इक्विवेलेंट जो होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन RS हमने मान लिया, ठीक है। और सभी जो पैरेलल में दिए हुए हैं, तो चलो लिख लेते हैं पैरेलल में, 1/R पैरेलल और 1/RS प्लस 1/RS प्लस, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, पैरेलल में सभी लगे हुए हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल लिख रहे हैं, तो 1/RS प्लस 1/RS प्लस 1/RS प्लस 1/RS, ठीक है। 4, तो 4RS 1/RP, तो यानी इसको अगर थोड़ा सा ऐसे इधर सॉल्व करते हैं, क्या इधर सॉल्व करते हैं, तो 1/RP, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो RP इक्वल टू RS/4, ठीक। अब R इक्विवेलेंट जो है पूरा इसका जो आया है RP, और वो कितना होना चाहिए, 5 ओम होना चाहिए, क्योंकि वो दिया हुआ है कि 5 ओम का हमें बनाना ही है। तो RS इज इक्वल टू 4×5 = 20, इतना, यानी कि RS की वैल्यू जो आई है मेरे पास, वो 20 आई है, 20 आई है, यानी कि 20 ओम इसमें, 20 ओम इसमें, 20 ओम इसमें, 20 ओम इसमें। तो 20 ओम के लिए कितने रेजिस्टेंस चाहिए मेरे पास, सीरीज की जो वैल्यू आई है वो 20 आई है, तो कितने होने चाहिए RS की वैल्यू यहाँ पे। तो अब सोचो कि 10 ओम के हैं, तो 10 एक और होगा, 10 तो हो जाएगा 20। तो ये तो ऐसे तो 4 बने हुए हैं, तो इसमें 2 थे 10 वाला, इसमें 2 थे 10 वाला, इसमें 2 थे 10 वाला, तो कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि 8 रेजिस्टेंस मुझे चाहिए, ठीक है। तो 8 रेजिस्टेंस मुझे चाहिए, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया कि सीरीज़ में कितने होंगे वो निकाल लिया, और कैसे निकाला वो आप देखो, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है यार, 1-2 लाइन का है। और वो देखो, तो 8 रेजिस्टेंस मुझे मिले, कैसे, क्योंकि सीरीज़ में मेरे पास 2 आए,
10 के 10 के 2 लगेंगे, तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो 8 रजिस्टेंस मुझे लगेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मेरे पास सी पार्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार पूरा अच्छे से पढ़िएगा, फिर इसको देखिएगा, 2 से 3 से 4 बार देखेंगे ना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज में इधर उधर फ़र्क हो सकता है। और मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल कीजिएगा। अभी देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, पहले ठीक से पढ़ लीजिए, फिर मैंने उसको समझाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, उनका एरिया का रेशियो जो दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, 3/1 दिया हुआ है उनका एरिया का रेशियो, यानी कि पहला वाला जो है मोटा है और दूसरा वाला, दोनों को सीरीज़ में जोड़ा गया है। तो दोनों को जब सीरीज़ में जोड़ा गया तो एक का रजिस्टेंस 10 ओम है और दोनों का लेंथ जो है कंडक्टर का सेम है, मतलब इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है। तो बताइए कि R इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों का R इक्विवेलेंट कितना होगा। तो बेसिकली मुझे इसका रेजिस्टेंस R2 का पता चल जाएगा तो निकल आएगा, है कि नहीं। तो R2 जो है ये पतला है, मैंने पतला बनाया भी हुआ है, और R3 जो है मोटा है, तो दिख रहा है कि मोटा मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलो R1 लिखेंगे हम लोग रो L बाई A1 और R2 लिखेंगे हम लोग रो L बाई A2। ठीक है, तो दोनों का रेशियो लेंगे हम लोग, तो R1 बाई R2 इक्वल टू रो L बाई A1 रो L बाई A2। तो ये कैंसिल आउट होगा, तो इसको लिखेंगे A2 बाई A1, यानी कि R1 बाई R2 इक्वल टू A2 बाई A1। अच्छा, A2 बाई A1 यानी कि A1 बाई A2 है, तो यानी कि ये जो होगा 1/3 होगा, है कि नहीं। अरे भाई इसका A1 बाई A2 है, तो A2 बाई A1 1/3 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से समझ आ रहा है कि R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, मेरे पास 10 ओम है, तो चलो 10 रख देते हैं। 10 R2 इक्वल टू 1/3, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इधर भेजेंगे तो 30 ओम। तो मेरे पास R2 की वैल्यू आ गई। आई होप नीचे दिख रहा होगा यार। ठीक है, दिख ही रहा होगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको, R2 इक्वल टू 30 ओम। ठीक, इसको इधर भेजें तो 30 हो जाएगा। ठीक, तो R इक्विवेलेंट जो होगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट जो है 10 प्लस 30, तो R इक्विवेलेंट जो है 40 ओम मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो इसका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट आंसर लगा देना, मतलब दिया होगा उसमें 40। ठीक है, तो अच्छा ये क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नहीं, बस इसमें एक का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ सेम दिया हुआ है, रो तो सेम था, मटेरियल सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा। दोनों का मैंने लिखा, रेशियो लिया, A2 बाई A1 मुझे पता था, रखा, एक का पता था, रख दिया, निकल आया। ठीक है, ऐसे ही मतलब फॉर्म्स के क्वेश्चंस खूब आते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक और वर्जन बन सकता था, क्या कि एरिया सेम दे दे, लेंथ अलग अलग दे दे। तो मेरे दिमाग में वैसे भी क्वेश्चन एक बन गया, तो मुझे करते समय ही दिमाग में आ गया था कि लेंथ अलग अलग दे दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि L1 और L2 लेंथ ले लेंगे, और एरिया सेम हो तो एरिया कट जाएगा, तो वहाँ पे एरिया कट जाएगा तो L1 L2 आ जाएगा। तो L1 L2 का जो रेशियो दिया होगा वो रखेंगे, फिर उसमें से दोनों से किसी एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी तो वो निकल आएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा वर्जन भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है ये वाला वर्जन आ जाए जो मैंने अभी बोला है कि लेंथ दे दे, लेंथ का रेशियो दे दे, एरिया सेम दे दे। ठीक है, तो ये मतलब कह रहा है 10 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो A और B के क्रॉस जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो 8 ओम है, और R की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा उसके क्रॉस, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है,
तो दोनों पैरेलल में है तो 10 × 10। मैं ये लगा रहा हूँ यार बार बार, मतलब आपको बता देते हैं कि R1, मैं इसी वजह से आपको ये बता चुका था, ठीक है, कि दोनों को प्लस कर देंगे नीचे, दोनों को नीचे प्लस करेंगे, ऊपर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 20, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 5 यानी कि 5 ओम। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 ओम। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो 15, अब ये दोनों 15, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसके क्रॉस इतना, तो 15 × 10 और 15 + 10 25, यानी कि 15 × 10 25, तो 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी कि 6 ओम, ठीक है। तो ये दोनों का कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। चलो लिख देते हैं यहाँ पे 6 ओम। अच्छा, फिर ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, तो सीरीज में होंगे तो कितना हो जाएगा, 16 ओम। फिर ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, तो अब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इनको ऐसे लिखेंगे, चलो बना देते हैं एक बार। ए है और ये बी है, तो ये 10, दोनों पैरेलल में हो गए तो 16 R और 16 + R, है ना, ये हो गया। अब दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, तो सीरीज ए और बी के क्रॉस 10 + 16R + R, ठीक है, और इसके क्रॉस कितना है, 8 ओम, ठीक। अब 8 ओम हो गया, 80 ओम है। अच्छा, एक थोड़ी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, ये 8 ओम नहीं 18 दिया हुआ है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि निगेटिव में आ रहा था तो थोड़ा सा वैल्यू अपवर्ड आ रही थी। तो अब यह क्या है कि 10 + 16R, 16 + R 18, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो 16R 16 + R, ये हो जाएगा 8, ठीक है, और फिर ये होगा 16R 16 × 8 + 8R, ठीक है। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 8R 16 × 8, इसको इधर लेकर आएँ, ठीक है। तो R = 16 × 8/8 कैंसिल आउट होगा, तो R = 16 ओम, ठीक है, 16 ओम से इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप मैच करा लेना इसका सी पर। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, एक बार ए बी के क्रॉस और एक बार मुझे निकाल के दिखाना है ए डी के क्रॉस, ठीक है, एक बार ए बी के क्रॉस और एक बार ए डी के क्रॉस। तो ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा कुछ है इसमें, इसी वजह से इसको बता रहे हैं। अब देखिए, ए बी के क्रॉस पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए बी के क्रॉस सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर बैटरी लगाई गई होगी, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ए बी के क्रॉस ऐसे पूछ रहा है, तभी उसके क्रॉस बैटरी लगाई गई होगी। तो इधर से करंट ऐसे आई जाएगा, ठीक है, आई गया गया गया, फिर इधर के क्रॉस कुछ करंट इधर आएगा, फिर इधर इधर इधर। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जितना बैटरी से करंट निकलता है उतना ही आता भी है। तो आप खुद सोचो कि इसके क्रॉस जब यहाँ पे दो भागों में बटेगा, फिर यहाँ पे जब वो करंट आएगा, मान लेते हैं I1 आया, I2 आया, तो फिर यहाँ पे जो करंट आया ना, वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, आप खुद सोचना। इधर तो जाएगा, क्या इधर कुछ करंट आएगा? नहीं, क्योंकि अगर इधर करंट आएगा ना तो फिर वापस लौट करके उसको बैटरी में वो करंट उतना जाना है, तो इसमें करंट आएगा ही नहीं, क्योंकि वापस लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो सर्किट, मतलब हम कहेंगे कि ये सर्किट के बाहर रेजिस्टेंस है, तो किसी काम का नहीं है ये। करंट ऐसे आएगा, ऐसे घूम करके वापस इसी में चला जाएगा, ठीक है। तो करंट के जो बाहर होते हैं ना, उसको हटा देते हैं। और ये पहचानते कैसे हैं, किसके अक्रॉस पूछा गया है,
तभी डिसाइड होगा बैटरी के किसके क्रॉस लगी हुई है। तो बैटरी इसके क्रॉस लगी हुई है तो ये दोनों सर्किट के बाहर है, तो इसको हटा देंगे। अब कोई तो अब जो है समझ में आ गया कि अब बिल्कुल आसान हो चुका है। अब क्या है, ये 10 10 10 30, तो इसके क्रॉस 30 हो गया, 30 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है तो अब यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 30 × 30, तो ये 30 × 30 और ये 40, ये कैंसिल आउट, ठीक है। फिर ये 2, फिर ये 15, यानी कि 15/2। तो यहाँ पे 15/2 का रेजिस्टेंस आ गया। तो अब तीनों क्या है, सीरीज़ में है। R इक्विवेलेंट AB सीरीज़ में है, तो क्या हो जाएगा 10 + 15/2 + 10, ठीक। ये क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम लेंगे तो 20 + 15 + 20/2 40, ये 40 50 55/2। अब इसको क्या होगा, इतना आंसर आ जाएगा मेरा 5 ओम। ये आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लो। अब नोट क्या करना है, मतलब सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब समझाते जैसे जा रहे हैं उसी के साथ समझते जाइएगा, ठीक है। सर्किट में यही होता है, अगर आया तो आया, नहीं तो सब कुछ गायब हो जाता है। पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप पीछे कर करके देख सकते हो। 10, फिर यहाँ पे एक लगा हुआ था ना, हाँ ऐसे एक यहाँ लगा हुआ था, और ये C था और ये D था। तो अब पूछा था मैंने R AD के क्रॉस, यानी कि अब बैटरी किधर लगी हुई है मुझे बताने पड़ा है कि बैटरी इस तरीके से लगी हुई है, क्योंकि AD के क्रॉस। तो अब मुझे सोच करके देखो कि इधर से करंट जाएगा, फिर इधर बटेगा, इधर नहीं जाएगा, सर्किट के बाहर है, वापस करंट के लौट के आने की कोई जगह नहीं है, तो वो ख़त्म, बेकार हो गया। फिर यहाँ पे आएगा करंट, फिर इधर नहीं आएगा क्योंकि वापस लौट के करंट जाने का जगह नहीं है, तो ये भी ख़त्म, ठीक है। तो ये जो दोनों थे वो बाहर थे, इसके क्रॉस जब लगेगा तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे, जब उसके क्रॉस लगेगा तो ये दोनों बाहर हो गए थे, ठीक है। तो यही चीज़ समझानी थी मुझे, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं, अब करते हैं सीधी सी बात। तो अब चलो कोई बात नहीं, ये सीरीज़ में है तो 10 10 20 हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 20 ओम। फिर ये 10 10, ये भी 20 हो जाएगा, 20 ओम। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो 20 × 20 और 20 + 20, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, 40, ठीक है। तो ये करता 2 बार और ये 10, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट 10 आ गया। अच्छा, ये 10 ओम आ गया और यहाँ 10 है, ये है, तो R इक्विवेलेंट 10 10 10 क्या हो गए, AB के क्रॉस AD के क्रॉस 10 + 10 + 10, तो कितना 30 ओम आ गया। सिंपल हो गया सॉल्व। अभी देखिए एक ये क्वेश्चन का एक फॉर्म है, मतलब मैं इसको केसेस में कराऊंगा। तो क्या है कि एक रॉड है L लेंथ की, और L लेंथ की रॉड है, उसका रेजिस्टेंस R है। तो फिर इसको मतलब इसको ट्रायंगल फॉर्म में चेंज कर दिया गया, मतलब L लेंथ को मैंने क्या किया कि एक ट्रायंगल में चेंज कर दिया, और एक इसके क्रॉस मैंने क्या कहा, पूछा आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। उसी L लेंथ के रेजिस्टेंस को मैंने चेंज कर दिया एक ट्रायंगल में। तो बताइए अब इसी को ट्रायंगल में किया है तो ये क्या हो जाएगा, R/3 3 फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा क्यों होगा, पहले तो ये बता देते हैं। अच्छा, इसका लेंथ x, इसका लेंथ है, इसका x लेंथ, तो मैं बता देता हूँ कि x + x + x लेंथ जो है, तीनों का मैंने मान लिया, और किसके बराबर होगा, L के। तो 3x =
L होगा तो x इज इक्वल टू L/3 होगा। तो रजिस्टेंस जो हो जाएगा किसी एक का L/3 होगा, मतलब इसका लेंथ L/3, इसका लेंथ L/3, तो रो L/3 और A तो कितना R/3 हो जाएगा। ठीक है, तो R/3 ठीक है, तो बस यही चीज़ है। तो R/3 हो गया। तो अब मुझे इसके क्रॉस, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, सीरीज में है, सॉरी। तो सीरीज में है तो 2R/3, तो ये दोनों 2R/3 हो जाएगा। अब दोनों क्या हो गए, पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट थ्रो AB 2R/3 इंटू R/3। अब यह क्या है 2R/3 प्लस R/3, तो कितना हो जाएगा ये 2R² इज इक्वल टू 3 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा 3R/3, तो ये कैंसिल आउट होकर के RAB इक्वल टू 2R/9। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो हमने अब इसको मैंने क्या किया, अब दूसरा फॉर्म है कि अब इसको मैंने एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसके क्रॉस पूछ रहे हैं, इसी को मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये R/4 हो जाएगा, ये R/4 हो जाएगा, ये भी R/4 हो जाएगा, यानी 4 भागों में इसका रेजिस्टेंस बट जाएगा। ठीक है, तो 4 भागों में चेंज हो गया। तो ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, तो मैं 3R/4 कहूँगा। तो ये जो है तीनों 3R/4 हो गया, है ना, 3R/4। फिर मैंने R इक्विवेलेंट लिखा, तो 3R/4 इंटू R/4, दोनों का सम जो है R ही आएगा, आप देख लेना। और ये एक R से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3R/16 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन मतलब जेईई मेन में पूछा गया था, मैं बताता हूँ क्या, इसी का फॉर्म था। बस उन्होंने क्या किया था कि इसके बीच से, मिड पॉइंट से और एंड पॉइंट के बीच में पूछा था। तो वही है, R/4 होगा, यहाँ पे R/4 होगा, ये भी R/4 होगा, और ये टोटल R/4 है, तो आधा आधा करेंगे तो R/8 होगा, और ये R/8 होगा। तो अब ये 1 2 3 4 ये और ये सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में हो जाएगा तो R' जो बोल रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा 3R/4, ये और प्लस R/8। ठीक है, तो टोटल मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 8 6R प्लस R, ये 2 बार जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा 7R/8। तो अब यहाँ पर जो अब चेंज होकर के ये पूरा आ गया मेरे पास, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग जाएगा 7R/8 का। तो अब R इक्विवेलेंट लिखेंगे 7R/8 इंटू R/8। अब दोनों का सम जो होगा R के बराबर होगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस R ही तो है, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो इतना ही आएगा। मैं जोड़ देता हूँ यार, पता नहीं इतने से ही गड़बड़ हो जाएगा। तो अब दोनों के जोड़ोगे तो 8 ही होगा, R ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला एक R से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7R/64 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नोट कर लेना, मैं बस तरीका बता रहा था आपको,
अच्छा, अब इसी को 4 पार्ट में चेंज किया तो हो सकता है मैं इसको 5 में चेंज कर दूं, 6 में चेंज कर दूं, क्या फ़र्क पड़ता है। 6 में चेंज कर देते हैं, मतलब बेंजीन का रिंग बना देते हैं, 6 बना दिया। तो अब इसी को क्या करेंगे, ये R/6 हो जाएगा, ये R/6 हो जाएगा, ये R/6 हो जाएगा, ये R/6 हो जाएगा, ये भी R/6 हो जाएगा, 6 भागों में बढ़ जाएगा। तो आपको इसके क्रॉस पूछ दे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो R' अगर हम लिखेंगे तो 6R/5, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5R/6। फिर R इक्विवेलेंट लिखेंगे अक्रॉस AB, तो वो हो जाएगा। अब ये पूरा टोटल मिटा देंगे, तो टोटल मिटा देंगे तो अब इसके अक्रॉस 1 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 5R/6। सिंपल, सभी को जोड़ दिया मैंने। अब ये दोनों क्या होगा 5R/6 इंटू R/6, और टोटल रेजिस्टेंस R होगा, मतलब इन दोनों को सम करोगे तो नीचे R ही आएगा। अब ये R कैंसिल करोगे तो 5R/36 ये आ जाएगा, है कि नहीं। ये हो गया, ठीक है। अब इसी को क्वेश्चन को और तरीके से किया जा सकता है, मैं बस फॉर्म मेरे दिमाग में जितने बन रहे हैं वो बना दे रहे हैं। 5 में पूछा है ऐसे, तो मैं इसके क्रॉस भी पूछ सकता हूँ ना, क्यों नहीं पूछ सकता। ये R/3 है, 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 6 होगा ना, ट्रायंगल दिमाग में था। 6। अब इन दोनों को क्या करेंगे सीरीज़ में, अब इन दोनों तीनों को सीरीज़ में, तीनों सीरीज़ में, अब ये तीनों सीरीज़ में, अब वो दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में। तो मैं लिखूँगा इन सभी को सीरीज़ में, तो क्या हो जाएगा 3R/6 यानी कट के R/2 है ना। तो R/2 हो जाएगा कौन, ये तीनों यहाँ पे R/2 बन जाएंगे। चलो कर देते हैं R/2। अच्छा, ये वाले भी R/2, बहुत आसान होता है, मतलब क्या बताएं। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में, R इक्विवेलेंट R/2 नीचे R होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट जो है R/4 आंसर आ जाएगा। सिंपल। 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर लो, 8 कर लो, R/8 हो जाएगा। किसी के क्रॉस पूछे सब निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो अब ये ख़त्म होता है, ठीक है, ये वाला लेक्चर। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज रूल और करंट रूल, ठीक है। तो मतलब करंट डिवीज़न रूल, वोल्टेज डिवीज़न रूल अगले क्लास में। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।